एक ऐसी टीम जिसने शुरू के 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हो, जिस टीम ने पूरा 1900s का एरा डोमिनेट किया और जिस टीम ने सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीती हो। इनविंसिबल कहलाए जाने वाली वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसे देखकर बाकी सभी टीम्स एक टाइम पर डरा करती थी। What was the mindset? I'm the man. उसी टीम का आज इतना बुरा हाल हो गया है कि प्लेयर्स इंटरनेशनल छोड़कर आईपीएल जैसी T20 लीग्स पे फोकस्ड है और नेशनल टीम की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इतना कि पिछले कुछ सालों में वेस्ट इंडीज आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही है और वहीं दूसरी तरफ उनके प्लेयर्स दुनिया भर की सभी लीग्स में अपनी टीम्स को ट्रॉफी जिताने में लगे हुए हैं। इस टीम का एक बार ऐसा भी समय आया था जब प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड खुद आपस में लड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो क्या वेस्ट इंडीज टीम की इस हालत का कारण आईपीएल और बाकी सभी लीग्स में मिलने वाला बहुत सारा पैसा है या फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड खुद ही सबका जिम्मेदार है? वेस्ट इंडीज में क्रिकेट भी बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस की तरह ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से आया था और देखते ही देखते कैरेबियन आइलैंड्स के जो लोकल्स थे उन्होंने क्रिकेट को काफी अच्छी तरह से अडेप्ट कर लिया और 1950s तक क्रिकेट वेस्ट इंडीज में काफी पॉपुलर हो चुका था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1975 वर्ल्ड कप, एक यंग वेस्ट इंडीज टीम जो कि टूर्नामेंट में एज अ फेवरेट एंटर करती है, उसने किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला गया था और इस वर्ल्ड कप को बिना किसी प्रॉब्लम के वेस्ट इंडीज ने अपने नाम कर लिया था। वेस्ट इंडीज उस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी थी और उन्होंने वो फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप आसानी से जीत लिया था और ऐसा ही सिलसिला अगले वर्ल्ड कप यानी कि 1979 के वर्ल्ड कप में भी चला। वेस्ट इंडीज रिमेन्ड अनबीटन इन ग्रुप स्टेज एंड उन्होंने फिर से वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। मानो उस एरा में इस टीम के अलावा बाकी सभी टीम्स बस पार्टिसिपेट करने आई हो। वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक सब में अपना नाम बनाया था। उस टाइम के प्लेयर्स लेजेंड्स के बराबर थे, लाइक सर क्लाइव लॉयड एंड सर विवियन रिचर्ड्स। उस टाइम पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को हराना हर टीम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। फिर आता है 1983 का वर्ल्ड कप एंड इसी वर्ल्ड कप ने वेस्ट इंडीज टीम को पूरी तरह से शॉक करके रख दिया था। 1983 वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज का पहला मैच और वेस्ट इंडीज हार जाती है। यस, यू हर्ड इट राइट। जो टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी हो, वो टीम इंडिया के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला ही मैच हार जाती है। उस पॉइंट तक इंडिया को एक वीक टीम की तरह माना जाता था क्योंकि इंडिया उस जीत से पहले केवल एक ही मैच जीती थी, वो भी 1975 के वर्ल्ड कप में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। इस हार ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, मगर वेस्ट इंडीज की टीम ने इसको बस एक तुक्के की तरह लिया और इंडिया के खिलाफ जो उनका दूसरा मुकाबला हुआ था उसमें सर विवियन रिचर्ड्स ने इंडिया की कमर तोड़ के रख दी। उस मैच में सर विव रिचर्ड्स बैटिंग करने आते हैं और उनकी अमेजिंग 119 रन की बदौलत इंडिया वो मैच 66 रन से हार जाती है। ग्रुप स्टेजेस खत्म होते हैं और वेस्ट इंडीज अपने बचे हुए ग्रुप मैचेस जीतकर सेमीफाइनल्स में आसानी से जगह बना लेती है। वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ था जो कि वेस्ट इंडीज आराम से जीत जाती है। उस मैच का मैन ऑफ द मैच सर विव रिचर्ड्स को मिलता है और वेस्ट इंडीज इंडिया को फेस करने के लिए फाइनल में पहुंच जाती है। और हम सभी इंडियंस को याद है कि 25 जून 1983 के उस ऐतिहासिक दिन में क्या हुआ था। इंडिया ने सारे ऑड्स को बीट करके अपने क्रिकेट इतिहास का पहला वर्ल्ड कप जीता था, वो भी माइटी वेस्ट इंडीज टीम को हराकर। और वहीं से वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप को लेकर डाउनफॉल शुरू हो गया था। बट एक वर्ल्ड कप की हार वेस्ट इंडीज को नीचे गिराने के लिए काफी नहीं थी। वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप को हारने के बावजूद अपना डोमिनेंस चालू रखा। 1984 से 1990 तक वेस्ट इंडीज एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी और उन्होंने अपनी टीम के साथ हर गेम में डोमिनेट किया। इस सब के साथ वेस्ट इंडीज की टीम इनविंसिबल लग रही थी। वो क्रिकेट टीम जो किसी एक वक्त पे वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी, उसी टीम का अगर डाउनफॉल इमेजिन करना हो तो वो कैसे होगा? इसका सबसे बड़ा कारण है जिन प्लेयर्स ने उस टीम को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उन्हीं प्लेयर्स का रिटायरमेंट। एंड यही होने वाला था उस समय की वेस्ट इंडीज टीम के साथ। अर्ली 90s में वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स का रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था और प्लेयर्स रिटायर भी होने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल सर विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज, मैल्कम मार्शन एंड एक्सेट्रा। हालांकि कई बड़े प्लेयर्स अब भी वेस्ट इंडीज टीम का पार्ट बने हुए थे, लेकिन पहले की तरह हर मैच में हर टीम को हराना ये काफी मुश्किल हो चुका था। मैचेस जीतने के लिए वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स से बड़े परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस रहती थी। अगर वो पूरी होती थी तो ठीक, वरना वेस्ट इंडीज पैरों तले कुचली जाती थी। और यही चीज हुई 1995 की उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, जहाँ पे वेस्ट इंडीज 3-2 से ऑस्ट्रेलिया में हार गई और उसके बाद वेस्ट इंडीज टेस्ट में कभी उभर नहीं पाई। फास्ट फॉरवर्ड टू 2000, वेस्ट इंडीज के फेमस डुओ और वर्ल्ड क्रिकेट
क्रिकेट में इम्पैक्ट डालने वाले कॉर्टनी वॉल्श एंड कर्टली एम्ब्रोज रिटायरमेंट ले चुके थे और वेस्टइंडीज पे बड़े मैच विनर्स नहीं बचे थे, लेकिन अब भी थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। जहाँ पे 20-25 साल पहले तक सभी प्लेयर्स अपनी प्राइम फॉर्म में थे, वहाँ अब कुछ ही प्लेयर्स बचे हुए थे। और शायद यही वजह थी कि 1979 के बाद सीधा 2004 में वेस्टइंडीज ब्रायन लारा की कैप्टनसी में अपनी तीसरी आईसीसी ट्रॉफी जीतने में कामयाब होती है। वेस्टइंडीज 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को फाइनल में हराकर वो टूर्नामेंट जीत जाती है। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी को वेस्टइंडीज का सनराइज देखा जा रहा था कि ये टीम पहले की तरह वर्ल्ड में डोमिनेट करेगी, मगर फिर डाउनफॉल का दूसरा विलन स्टोरी में एंट्री करता है, द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। जस्ट इमेजिन, अगर क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स के बीच में ही मतभेद हो तो इससे भयानक एक नेशन और उसके खिलाड़ियों के लिए क्या हो सकता है। अगले साल यानी 2005 में वेस्ट इंडीज प्लेयर एसोसिएशन एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की स्पॉन्सरशिप एंड प्रमोशनल राइट्स को लेकर बहस छिड़ जाती है, जो कि बहुत बाद में रिजॉल्व होती है, जिस वजह से ब्रायन लारा को साउथ अफ्रीका टूर से हटा दिया जाता है। केवल ब्रायन लारा ही नहीं बल्कि काफी और प्लेयर्स को टीम से खेलने के लिए रोक दिया जाता है एंड उनकी प्रेजेंस ना होने की वजह से टीम की हालत काफी खराब हो जाती है। उस टाइम पे शिव चंद्र पॉल टीम को लीड करते हैं। अक्टूबर 2005 में ये इशू रिजॉल्व हो जाता है और आने वाले ऑस्ट्रेलिया टूर में वेस्ट इंडीज की फुल्ली स्ट्रेंथ स्क्वाड तैयार हो जाती है। बट डिस्प्यूट्स का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है। मानो आर्ग्यूमेंट वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स की किस्मत में ही लिखी हुई थी। फिर साल 2009 में बोर्ड से कम पैसे मिलने की वजह से एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में इशू को लेकर वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स ने बांग्लादेश टूर और चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से मना कर दिया, जिस वजह से फिर से एक बार वेस्ट इंडीज का काफी बड़ा नुकसान हुआ। ये मन मुटाव यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि 2012 में ये चीज फिर से होती है। राम नरेश सरवन, जिन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जून 2011 में खेला था, वे अपना केस वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जीत जाते हैं। हुआ कुछ ये था कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फिटनेस के बेसिस पे ड्रॉप कर दिया था, जबकि वे बिल्कुल फिट थे एंड खेलना भी चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने कुछ कमेंट्स पास कर दिए, जिसकी वजह से उन पे केस भी हुआ एंड एंड में वो केस बोर्ड हार भी गया। एज अ कंपेंसेशन राम नरेश सारवन को वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने $161,000 भी दिए थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब 2014 में ये सभी आर्ग्यूमेंट एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए थे। 2014 में हमें वापस से वेस्ट इंडीज प्लेयर एसोसिएशन एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला। ये डिस्प्यूट मेनली कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर ही आया था। क्रिकेट बोर्ड जो प्लेयर्स को सैलरी दे रही थी वो प्लेयर्स एसोसिएशन को एक्सेप्टेबल नहीं था। इस कारण की वजह से वेस्ट इंडीज जो इंडिया का दौरा कर रही थी उस सीजन में, उसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बीच में ही कैंसिल करवा देती है। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही थी, जो कि प्लेयर्स को मंजूर नहीं था। इस कंट्रोवर्सी से न केवल प्लेयर्स एंड टीम का नुकसान हुआ, बल्कि आपसी बोर्ड्स के रिलेशंस भी खराब हो गए। टूर कैंसिल करने पर बीसीसीआई का काफी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जो कि सही बात नहीं थी। वो टूर 5 ओडीआई एंड 1 T20I का था, जो कि 4th ODI के बाद ही कॉल ऑफ कर दिया जाता है। इस वजह से दोनों टीम्स के प्लेयर्स काफी डिसअपॉइंटेड हो गए थे। ये ड्रामा इस हद तक बढ़ गया था कि कम पैसे मिलने की वजह से प्लेयर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करवा रहे थे और टीम को रिप्रेजेंट ना करने की कसम खा चुके थे। इसलिए आजकल आप IPL या फिर दूसरी फ्रेंचाइज लीग्स में देखते होंगे कि वेस्ट इंडीज के ऑलमोस्ट सभी स्टार प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं टेस्ट या ODI टीम में अच्छे प्लेयर्स ना के बराबर मिलेंगे। और इसी पॉइंट से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और फिर अगले साल 2015 में एक इंटरनल स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से प्लेयर्स अपने आप को टेस्ट टीम के लिए अनअवेलेबल करवा देते हैं। इस पॉइंट तक चीजें काफी बिगड़ चुकी थी और वापसी का रास्ता ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। प्लेयर्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलेक्टर्स तक बात काफी बढ़ चुकी थी और फिर उसके बाद से प्लेयर्स ने फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रायोरिटी बना लिया और मानो कि वे अपनी नेशनल टीम को एक तरीके से भूल ही गए। वो वेस्ट इंडीज टीम जिसमें एक से बढ़कर एक लेजेंड्स थे, वही टीम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2022 का T20I वर्ल्ड कप और 2023 का ODI वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। सारी लेगेसी जो बड़े प्लेयर्स ने तैयार करी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। रैंकिंग से लेकर ओवरऑल वैल्यू तक 2023 तक आते आते सब कुछ गिर चुका था। अब प्लेयर्स फ्रेंचाइज के लिए T20 फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस करने लग गए थे, जिसकी वजह से वो टीम 2012 और 2016 का T20I वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब रही थी। वेस्ट इंडीज प्लेयर्स का नेचुरल टैलेंट और उनका खेलने का स्टाइल T20 क्रिकेट को काफी सूट करता है। वो जिस स्पीड से रन बनाते हैं और जिस तरीके की इनिंग्स खेलते हैं, उनसे उनकी वैल्यू T20 क्रिकेट में और भी बढ़ जाती है। एंड एक बात जिस पे सब अग्री करेंगे कि वेस्ट इंडीज के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ऑलराउंडर के जैसे ही है। दे ऑल कैन बैट एंड ऑल्सो बॉल एज वेल, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। और इन्हीं चीजों की वजह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को IPL में काफी हाई पे किया जाता है। इस चीज पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट कैरेबियन प्रीमियर लीग ने भी डाला है, जो कि वेस्ट इंडीज की खुद की T20 लीग है। एक तरफ जहाँ पे प्लेयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलकर पैसा कमा रहे थे, वहाँ पे वेस्ट इंडीज की टेस्ट साइड अभी भी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। इस पीरियड के दौरान उन्हें इंडिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में करारी हार भी मिली थी। वनडे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के काफी मिक्स रिजल्ट्स ही आ रहे थे, यानी कि एवरेज, बट ऑल्सो इस दौरान उन्होंने काफी सारी डिफीट
डिफीट्स भी झेली थी। आउट ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स वेस्ट इंडीज T20 में सबसे सक्सेसफुल होती हुई दिख रही थी, एज वे 2012 और 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीत के मोस्ट सक्सेसफुल T20I टीम भी बन चुकी थी। लेकिन बाकी फॉर्मेट्स में पीछे होने की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम ICC टूर्नामेंट्स तक में क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी और तब से लेकर अब तक वेस्ट इंडीज टीम का डाउनफॉल चल ही रहा है। एक टाइम की सबसे खतरनाक टीम जिससे दूसरी टीम्स डरा करती थी, उस टीम का ऐसा डाउनफॉल किसी ने भी नहीं सोचा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद फैंस को अब भी उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज का वो डोमिनेटिंग एरा वापस आ पाएगा, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो दिन कब आएगा। हालांकि जून में T20I वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि वेस्ट इंडीज और US से साथ में मिलकर होस्ट करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज फिर से T20 वर्ल्ड कप को जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर बेसबॉल के फेलियर के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।